आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भविष्य काल। अनिश्चित भविष्य काल अर्थात भविष्य टेंस में यह निश्चित नहीं होता है यह काल कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, राइट। अब बात आती है पहचान, क्योंकि किसी भी टेंस का पहचान बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना पहचान के आप उसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया, जैसे मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा, आपसे कहा गया प्लीज़ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, मैं कल घर गया। आप देखेंगे भैया कि ये कौन सा टेंस है, तो जब आप जानेंगे ही नहीं ये कौन सा टेंस है, आई मीन आप पहचानना ही नहीं जानेंगे तो पहचानेंगे कैसे। तो पहचान बहुत ही ज़रूरी हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। आइए मैं बताता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के क्या पहचान होते हैं। तो इसका जो पहचान होता है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे लगे होते हैं। जी हाँ, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे लगे होते हैं। जैसे देखिए, मैं अभी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस पढ़ाऊंगा, गा लगा हुआ है। हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, फ्यूचर की परिकल्पना कर रहे हैं। दोस्तों, गा, गी, गे अभी मैं बताऊंगा तमाम ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आप समझ सकेंगे कि हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे लगा हुआ रहता है, जिससे हम पहचान सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा पहचान। अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, देखिए टेंसेस को हम कई तरीके से अध्ययन करते हैं, कई प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक। जैसे देखिए, पहले हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सकारात्मक वाक्य होते हैं। फिर जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट या नेवर आ जाता है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये टेंस किस प्रकार काम करते हैं, इसे हम देखते हैं। तो पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी इस वाक्य से सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है, मतलब नेगेटिव यानी नॉट या नेवर कहीं पर भी नहीं रहता। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम मात्र दो रूल्स का अध्ययन करेंगे हम इस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जिसके जरिए हम इस पूरे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किस प्रकार करते हैं समझ जाएंगे। आइए देखते हैं रूल नंबर हमारा फर्स्ट क्या है। रूल नंबर हमारा फर्स्ट है, साधारण भावार्थ प्रकट करने के लिए आई और बी के साथ शैल। साधारण भावार्थ प्रकट करने के लिए आई और बी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए, आई और बी के साथ शैल, ये तो आप पहले समझ लीजिए। इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो यही है, शैल और विल। शैल हम यूज करते हैं आई और बी के साथ, ओनली आई एंड बी, क्लियर। एंड विल, इन दोनों को छोड़कर जो भी हो आपका सब्जेक्ट, ही सी इट हो, किसी का नेम हो, आई वी यू कुछ भी हो, उन सभी के साथ हम लगाएंगे विल, क्लियर। तो हमारा यह रूल कह रहा है कि साधारण भावार्थ प्रकट करने के लिए, यानी जब साधारण भावार्थ प्रकट होता है, ठीक, तो हम आई और बी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। अब बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब,
विल या शैल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक, तो यही हो जाता है हमारे फ्रेंड्स हम लोगों का स्ट्रक्चर, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट किस प्रकार काम करता है, अब हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक, और इसी एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि ये एग्जांपल्स हम ट्रांसलेट करवा रहे हैं जिन वाक्यों को, उन वाक्यों के अंत में गा गी गे लगे मिल रहे हैं आपको, या मैं वैसे लिखा दिया हूं यहाँ पर कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंत वाक्यों के अंत में गा गी गे लगे रहते हैं। आइए देखते हैं। अध्यापक यह पाठ कल पढ़ाएंगे। प्यारे दोस्तों, अध्यापक या पाठ कल पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप कौन या किसने का प्रश्न करिए वर्ब में। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए किसको या किसने या क्या का प्रश्न करिए वर्ब से। यहाँ पर देखिए वर्ब कौन है आपका, पढ़ाना है ना, ये हो गया आपका वर्ब। वर्ब से पूछिए कौन पढ़ाएंगे, अध्यापक ये हो गया हमारे सब्जेक्ट क्या पढ़ाएंगे, या पाठ ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है द टीचर। ठीक, द टीचर, टीचर यानी इसके साथ लग जाएगा भी, द टीचर विल टीच। फिर हमें लिखना है B1, यहाँ पर हो जाएगा टीच, द टीचर विल टीच। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट क्या, या पाठ, यानी दिस लेसन। बच रहा है आपका कल यानी टुमारो। अब आइए सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। वह इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश ली। वह इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप वर्ब ढूंढिए। प्रवेश लेना, ये देखिए वर्ब कौन लेगी, वह लेगी। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, अब यहां पर देखिए हमें मिल गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे दोस्तों पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। यहां पर देखिए सी के साथ लग जाएगा विल, फिर लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रवेश लेना यानी टेक एडमिशन, टेक एडमिशन। शी विल टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहां पर बच रहा है आपका इस वर्ष, यानी this year. She will take admission in Delhi University this year. वह इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगी। आइए देखते हैं कुछ अन्य एग्जांपल्स, ताकि आपके जो कंफ्यूजन है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। वह कल आगरा घूमने जाएगा। मैंने आपको पहचान बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे लगे रहते हैं। गा गी गे, गा गी गे। आपको मिल रहा है यहाँ पर गा। क्लियर? अगर ये हो जाता वह कल आगरा घूमने जाएगी तो आपको मिल जाता गी। अगर यही हो जाता वे कल आगरा घूमने जाएंगे तो यही हो जाता गे। क्लियर? यानी आप गा गी गे लगा देखिए तो आप समझ जाइए कि यह फ्यूचर टेंस है। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वह कल आगरा घूमने जाएगा। यहां पर देखिए जाना। ठीक, यहां पर देखिए जाना जो कि हमारा है वर्ब।
वर्ब से पूछिए कौन जाएगा, वह जाएगा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। कहाँ जाएगा? आगरा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर क्या था? हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा ही के साथ लग जाएगा विल, फिर कहाँ जाएगा? आगरा। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही के साथ लगाया हमने विल के बाद में हमने लगाया गो की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए जाना का फर्स्ट फॉर्म है गो, ठीक। फिर आगरा जाएगा। उसके बाद में इन्फिनेटिव जीरेंड, ये सब मैं आपको बहुत ही अच्छे से आगे बताऊंगा। फिलहाल इतना जानिए कि इन्फिनेटिव जो होता है वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लगकर बना होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए ही विल गो टू आगरा टू वॉक। ही विल गो टू आगरा, वह आगरा जाएगा टू वॉक यानी घूमने। आइए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। अध्यापक कल उसे दंडित करेंगे। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, ये जो कल आपको लगा मिल रहा है, ठीक, यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा टुमारो। अब काफी लोग तो ये कंफ्यूज होंगे कि जब आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो आप यस्टरडे का यूज कर रहे थे कल के लिए। तो भैया मैं आपको बता दूं कि यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, एंड टुमारो मतलब आने वाला कल। कल है, ठीक, कल है, लेकिन वह कल जो कल आएगा और वह कल जो कल बीत चुका है। आने वाले कल को टुमारो, बीत चुके वाले कल को हम यस्टरडे। पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बीती हुई बातों का अध्ययन किया करते थे, इसीलिए हम उसमें यस्टरडे का यूज किया करते थे कल के स्थान पर। लेकिन यहाँ पर चूंकि फ्यूचर टेंस है, हम भविष्य की बातों का अध्ययन कर रहे हैं, तो भविष्य की बातों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे टुमारो। क्लियर? यहाँ पर देखिए अध्यापक कल उसे दंडित करेंगे। कौन दंडित करेंगे? अध्यापक, ये हो गया हमारे सब्जेक्ट। किसे? उसे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। दंडित करना, ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक। कौन दंडित करेंगे? अध्यापक यानी टीचर। टीचर के साथ लग गया विल। दंडित करना का हो गया पनिश। द टीचर विल पनिश किसे? हिम। अब बच गया आपका कल, यानी टुमारो। अध्यापक कल उसे दंडित करेंगे। द टीचर विल पनिश हिम टुमारो। आइए देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल। आज रात वर्षा होगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि समय, मौसम, दिन, महीना, इनकी जब बात हो तो जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा इट। यहां पर बात किसकी हो रही है? समय की बात भी हो रही है, मौसम की भी बात हो रही है, ठीक। तो समय, मौसम, दिन, महीना का जब बात हो तो आपका सब्जेक्ट इट होगा, तो यहां हम चुपचाप लगा दे रहे हैं इट। इट के साथ हम लगाएंगे विल। अब यहां पर देखिए बारिश होना, ये हो गया हमारा वर्ब, यानी रैन। अब बच गया हमारा आज रात। आज रात मतलब टू नाइट। इट विल रेन यानी वर्षा होगी, टू नाइट यानी आज रात, आज रात वर्षा होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं छठा एग्जाम्पल। न्यायाधीश इस मुकदमे का फैसला आज सुनाएंगे। न्यायाधीश इस मुकदमे का फैसला आज सुनाएंगे। कौन सुनाएंगे? यहां पर देखिए सुनाना, ये है हमारा वर्ब,
ठीक, कौन सुनाएंगे? न्यायाधीश सुनाएंगे, ये है हमारा सब्जेक्ट। क्या सुनाएंगे? फैसला, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा न्यायाधीश यानी दी जस्टिस। इनके साथ लग गया विल। सुनाना का हो गया प्रोनाउंस। क्या सुनाएंगे? फैसला यानी दी जजमेंट। दी जस्टिस विल प्रोनाउंस दी जजमेंट। अब क्या सुनाएंगे? इस मुकदमे का यानी ऑफ दिस केस। द जस्टिस विल प्रोनाउंस द जजमेंट ऑफ दिस केस। अब बच रहा है आपका आज, यानी यहां पर हो जाएगा आपका टुडे। द जस्टिस विल प्रोनाउंस द जजमेंट ऑफ दिस केस टुडे। आइए देखते हैं 7वां एग्जाम्पल। मैं इस बूढ़े आदमी की सहायता करूंगा। यहां पर देखिए सहायता करना, यह है हमारा वर्ब। कौन करेगा? मैं करूंगा, ये है हमारा सब्जेक्ट। यहां पर देखिए किसका? इस बूढ़े आदमी का, ये हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना है हमें यानी आई के साथ हम लगाएंगे शैल, सहायता करना का हेल्प। आई से हेल्प किसका? इस बूढ़े आदमी का यानी ऑब्जेक्ट दिस ओल्ड मैन। मैं इस बूढ़े आदमी की सहायता करूंगा, आई से हेल्प दिस ओल्ड मैन। मेरे फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपके जो डाउट्स थे वो इस फर्स्ट रूल के बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको बताया था पहचान फ्यूचर इंडिफिनिट का, जो कि था लास्ट में गा गी गे होते हैं। आप देख सकते हैं सभी सेंटेंसेस में गा, गे, गी, गे, गा, सभी सेंटेंसेस में गा गी गे लगे हुए हैं, लास्ट में लगे हुए हैं ना। यानी आप समझ जाइए कि ये सब पहचान है, इनकी पहचानने का तरीका है इनका। सभी सेंटेंसेस के अंत में गा गी गे लगे हुए हैं, यानी ये सभी सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब आइए हम देखेंगे रूल नंबर सेकंड, जो कुछ इसी का उल्टा करके है। ठीक, तो आइए देखते हैं रूल नंबर सेकंड। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं अपना रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में क्या है? ठीक, रूल नंबर सेकंड में यह है कि जब किसी वाक्य से धमकी, आदेश, बाध्यता या उस वाक्य से कार्य की अनिवार्यता प्रकट होती है, तब हम आई और वी के साथ, पिछले रूल में हम किसका यूज करते थे? शैल का ना। ठीक उसी का उल्टा है इसमें। अब हम करेंगे आई और वी के साथ विल का यूज और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज। ठीक दोस्तों, धमकी, आदेश या बाध्यता, ये क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। धमकी, जब आप किसी को धमकी देते हो, जैसे आपने किसी को कोई कार्य करने के लिए कहा और वो आपका कहना नहीं मान रहा है, आपने उससे कहा मैं तुम्हें मारूंगा, आप उसे वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। बाध्यता, किसी ने मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा कि यह काम आप कर देना, मैं जा रहा हूँ कहीं अलग। आप बोलते हैं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर दोबारा उन्होंने कहा तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। अब आपकी मजबूरी हो गई, क्योंकि पिताजी ने आपको आदेश दे दिया है और आपकी बाध्यता है कि तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। यह आपकी बाध्यता है। आदेश देना, जब आप किसी को आदेश देते हो, अब इस सेंटेंस में मैं आपको एग्जांपल में अच्छे से बताऊंगा। सेकंड दोस्तों, रूल नंबर सेकंड, जब ऐसे वाक्यों से धमकी, आदेश, बाध्यता या कार्य की अनिवार्यता प्रकट होती है, तब आई और वी के साथ विल और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करते हैं। यानी ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे या तो धमकी प्रकट होती है, या आदेश प्रकट होता है, या बाध्यता का भाव प्रकट होता है, या कार्य की अनिवार्यता का भाव प्रकट होता है। आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। हमारा पहला सेंटेंस है, ये छात्र इस वर्ष बोर्ड एग्जाम अवश्य देंगे।
देखिए दोस्तों, कार्य की अनिवार्यता कैसे प्रकट होती है? वाक्य में अवश्य पहचानने का तरीका आप देखिए। पहले तो भाव से पता चलेगा, और अगर भाव नहीं भी है तो आपको अवश्य या जरूर शब्द लगा हुआ दिख जाएगा उस सेंटेंस में, अवश्य या जरूर शब्द। ठीक, यानी यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है ना। अब हम जो इसका ट्रांसलेशन करेंगे उसमें ये छात्र यानी इनके साथ हम सेल का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वीएन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए देंगे, ये है हमारा बोर्ड। कौन देंगे? ये छात्र। क्या देंगे? बोर्ड एग्जाम। ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये छात्र यानी दीज स्टूडेंट्स। यहां पर हो जाएगा सेल। एग्जाम देना का होगा अपीयर, बोर्ड एग्जाम दी बोर्ड एग्जाम। दीज स्टूडेंट्स सेल अपीयर दी बोर्ड एग्जाम। यहां पर देखिए इस वर्ष यानी दिस ईयर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो अवश्य का मीनिंग लिखा ही नहीं। ये जो अवश्य लगा दिख रहा है इसका मीनिंग कहाँ लिखा आपने सेंटेंस में? भाई कहीं लिख रहा है, कहीं दिख रहा है अवश्य का मीनिंग? नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने ये सेल लगाया है ना दीज स्टूडेंट्स के साथ, यानी ये छात्र जो सब्जेक्ट के साथ साथ, ये जो अवश्य मीनिंग है यही जो कार्य का यानी इस सेंटेंस का भाव है जो अनिवार्यता प्रकट कर रहा है। और इसमें इसका मीनिंग सेपरेट नहीं लिखा जाएगा, इसी में सब कुछ इंक्लूड है। ठीक, अगर आपको यह हिंदी सेंटेंस ऊपर का नहीं मिलता है, केवल इंग्लिश सेंटेंस ही दिया जाता है और कहा जाता है इसे ट्रांसलेट करिए, तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे तब जो आपका मीनिंग निकलेगा वो मीनिंग यही निकलेगा जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक, अब आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तुम्हें यह पाठ याद करना पड़ेगा। तुम्हें यह पाठ याद करना पड़ेगा। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया धमकी, आदेश या बाध्यता। सेंटेंस से धमकी, आदेश या बाध्यता प्रकट हुई। यहां पर कुछ आपको प्रकट होता दिख रहा है, किसी चीज का भाव उत्पन्न हो रहा है। देखिए यहां पर देखिए बाध्यता का भाव उत्पन्न हो रहा है। टीचर ने इन्हें धमकी भी दिया है, आदेश भी दिया है कि तुम्हें यह लेसन याद करना पड़ेगा, और इनकी अनिवार्यता भी प्रकट हो रही है। अगर ये याद नहीं करेंगे और इनका मान लीजिए कल एग्जाम है तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो अनिवार्यता भी प्रकट हो रही है। बाध्यता इनकी है कि इन्हें याद ही करना पड़ेगा, बाध्यता भी प्रकट हो रही है। हाँ, ये भी प्रकट हो रहा है कि टीचर ने इन्हें आदेश दिया हो कि तुम्हें यह पाठ अवश्य याद करना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। ठीक, धमकी भी हो सकती है, टीचर लोग धमकी भी देते हैं। जैसे मैं आपको धमकी दूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, तो इस भावार्थ से जब धमकी, आदेश या बाध्यता प्रकट हो या कार्य की अनिवार्यता प्रकट हो तब आप समझ जाइएगा कि हम किसका यूज करने वाले हैं, आई और बी के साथ विल, अन्य के साथ शैल। यहाँ पर देखिए तुम्हें यह पाठ याद करना पड़ेगा। याद करना, याद करना, ये हमारा वर्ब। किसे? तुम्हें। सब्जेक्ट क्या? या पार्ट, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट यानी यू के साथ लगाएंगे हम शैल। उसके बाद उसे लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद करना यानी लर्न। यू शैल लर्न क्या? दिस लेसन। तुम्हें यह पाठ याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। वह है उपहार अवश्य स्वीकार करेगा। वह उपहार अवश्य स्वीकार करेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वीकार करना यह है हमारा वर्ब, और यहाँ पर दिख रहा है आपको अवश्य यानी अनिवार्यता प्रकट हो रही है। और देखिए यहाँ पर
कौन हुआ, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसे, या उपहार, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी ही के साथ हमेशा लगाते थे विल, बट यहाँ लगाएंगे शैल, ही शैल। स्वीकार करना क्या होता है, एक्सेप्ट। क्या स्वीकार करेगा, या उपहार यानी दिस गिफ्ट। वह या उपहार अवश्य स्वीकार करेगा, ही शैल एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। आइए देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा। आप स्पोकन में भी इसका यूज करते हैं, किसी को आप कहते हैं मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा। तो आप यहां पर ऐसा नहीं यूज कर सकते कि आई शैल बीट यू, यहां पर आप यूज करेंगे आई विल बीट यू। मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा, यहाँ पर पीटना है हमारा वर्ब, किसे पीटूंगा, तुम्हें। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कौन पीटेगा, मैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई के साथ लगता था शैल, यहाँ पर लगेगा विल, फिर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल बीट, किसे पीटूंगा, तुम्हें, यानी यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अवश्य का मीनिंग अलग से नहीं लिखा जाएगा मेरे दोस्तों, अवश्य का मीनिंग इसी में इंक्लूड रहता है, ठीक। नहीं आप सोचिए कि हमें अवश्य का मीनिंग कहीं अलग से लिखना पड़ेगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आइए देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल ऐसे और उसके साथ में इस वीडियो का हम करते हैं समापन। हम इस प्रश्न को अवश्य हल करेंगे। सबसे बढ़िया आपके पहचानने का तरीका है कि ऐसे वाक्यों में अवश्य जरूर शब्द लगा रहता है, ठीक है, जो यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए हल करना है, हो गया हमारा वर्ब, कौन हल करेगा, हम हल करेंगे, हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसको हल करेंगे, इस प्रश्न को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो गया वी के साथ हमेशा लगाते थे शैल, बट यहाँ पर लगाएंगे विल, वी विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सॉल्व, किसको, यानी इस प्रश्न को, दिस क्वेश्चन, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार है एग्जाम्पल नंबर 6। आज तेज हवाएं, आज तेज हवा अवश्य चलेगी। मैंने आपको बताया है, अभी जस्ट पहले बताया, कुछ समय पहले ही बताया, इसी वीडियो में बताया है, ठीक, कि जब आपके सेंटेंस में समय मौसम दिन महीना आ जाए, तब आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इट के साथ लगता है विल, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा शैल, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आज तेज हवा अवश्य चलेगी, यहाँ पर देखिए हवा चलना का होता है ब्लो, मीनिंग यानी इट शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ब्लो। अब तेज यानी हार्ड, आज तेज हवा चलेगी, इट शैल ब्लो हार्ड टुडे, आज तेज हवा चलेगी। इसी प्रकार हम देखते हैं 7वां, राम और श्याम, ठीक, राम और श्याम आज यहाँ जरूर आएंगे। राम और श्याम आज यहाँ जरूर आएंगे, इससे भी आपकी अनिवार्यता प्रकट हो रही है ना, इस वाक्य से जरूर लगा दिख रहा है आपको। राम और श्याम कौन आएंगे, राम और श्याम हो गया हमारा सब्जेक्ट, कहाँ आएंगे, यहाँ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आना हो गया वर्ब। यहाँ पर लिखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, इसके साथ हम लगाते थे विल, बट यहां पर लग जाएगा शैल। राम एंड श्याम शैल, आना हो गया कम, कहाँ आएंगे, यहां, यानी हियर। अब आपका बच गया आज, यानी टुडे। राम एंड श्याम शैल कम हियर टुडे, राम और श्याम आज यहाँ अवश्य आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से
जो आपके डाउट्स थे फ्यूचर इनफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बहुत ही अच्छे से नहीं, इतने अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इन फ्यूचर आपको कभी भी फ्यूचर इनफिनिट टेंस को पहचानने में या फ्यूचर इनफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। ठीक, गा की गे लगे हुए दिख रहे हैं जो मैंने बताया था आपको, फ्यूचर इनफिनिट टेंस का पहचान है ये। फिर रूल नंबर 1 में हमने देखा कि जब साधारण भावार्थ वाक्य से प्रकट होता है तब हम आई और बी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट्सों के साथ हम विल का यूज करते हैं। एंड सेकेंड रूल में हमने देखा ठीक उसी का अपोजिट कि जब वाक्य से बाध्यता, धमकी, आदेश या कार्य की अनिवार्यता का भाव प्रकट होता है वाक्य से, तब हम आई और वी के साथ विल एंड बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज करते हैं। क्लियर? तो 2 रूल हमने देखा। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आशा करता हूँ आप लोगों ने समझा होगा इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, ये हमारा 0 to Hero सीरीज का पहला वीडियो है फ्यूचर इनफिनिट टेंस। मात्र कुछ ही दिनों में हम टेंसेस को खत्म करने वाले हैं। फ्यूचर इनफिनिट टेंस मात्र आगे से कल या परसों तक फ्यूचर इनफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। फिर हम कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही तेजी से देखेंगे। ठीक, फिर परफेक्ट टेंसेस को देखेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को देखेंगे। उसके बाद में हम मॉडल, एक्सिलरीज, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर, टू, हैज, हैड, इन सभी को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। फिर हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।